वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य बाईस स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज जो हमारा सेशन हम लेकर आए हुए हैं, इस सेशन में मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। जो हम सीरीज लेकर आए थे कि नक्शे पर, भारत के नक्शे पर मध्य प्रदेश है, उसी की जो अगला कड़ी है, अगली कड़ी में हम लेके क्या आए हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो आज हम जो है भौतिक विभाजन देखेंगे कि मध्य प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन एक एक भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और इससे जो है अधिकांश प्रश्न बनते ही हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि चंबल से हैं, मालवा से हैं, बुंदेलखंड से हैं, बघेलखंड आदि पठारों के बारे में सुना होगा आपने। तो आज हम उनको समझेंगे और जानेंगे कि कौन सा पठार कहाँ किस स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या वहाँ की औद्योगिक संरचना आदि के बारे में, जलवायु बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश संपूर्ण अध्ययन की जो कड़ी में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले जो है नक्शे के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को देखेंगे। तो जो आपके सामने नक्शा लगा हुआ है, जो आपके सामने नक्शा लगा हुआ है, ये भौतिक प्रदेशों का विभाजन बता रहा है मध्य प्रदेश के। तो देखिए मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो अगर अपन पहले काउंट करें तो इसमें जो रहेगा, इसमें आप देखेंगे तो देखते हैं तो वन, बुंदेलखंड आपका टू, मालवा थ्री, रीवा पन्ना का पठार फोर, बघेलखंड का पठार फाइव, नर्मदा सोन घाटी छः, सतपुड़ा सात। यानी मध्य प्रदेश को जो है कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इन भौतिक प्रदेशों को हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन सा पठार कौन कहाँ पर है। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम देखें तो मध्य भारत का पठार जो है मध्य प्रदेश में नीमच, कुछ हिस्सा मंदसौर के होते हुए और चंबल वाला एरिया लगभग पूरा जो है इसमें समाहित होता है। कितना है, चंबल वाला एरिया मध्य भारत के पठार में आता है। तो यहाँ ये प्रश्न बनता है कि लगभग कुल का कितने क्षेत्रफल है। तो मध्य प्रदेश के लगभग 10.68% के आसपास मध्य भारत पठार है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 3,08,000 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, जिसमें से 10.68 किसका है, मध्य भारत के पठार का है। बुंदेलखंड के पठार कितना आता है, इसका जो है 7.7% आता है। बघेलखंड का पठार आपका 7% है। मालवा का पठार जो आपका है 28% है, लगभग 28% है। नर्मदा सोन घाटी आपकी लगभग 26% के आसपास है। और आपका सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा कितना है, सतपुड़ा जो आपका है, सतपुड़ा आपका जो लगभग वो है कितना, 11% के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सभी को मिलाकर के 100% हो जाता है। और आपको जो है हम इस पठारों को एक एक करके पढ़ना है। तो एक एक करके पठार पढ़ेंगे। तो पहले जो इन पठारों में देखते हैं, पहले जो पठार है आपका मध्य पठारों को जो है आपके कुछ इस क्षेत्र में इस प्रकार से कुछ बांट कर देखा गया है कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यतः जो क्षेत्र है उसको कितने पठारों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 3 पठारों में बांटा गया है। कितने में, मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 पठारों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। इन तीन जो है मुख्यतः भागों में बांटा गया है। अब जो मध्य उच्च प्रदेश है इसमें आपके कुछ उपभागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश है,
मध्य उत्तर प्रदेश को कुछ उप भागों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? मध्य भारत का पठार बांटा गया है, बुंदेलखंड का पठार में बांटा गया है, मालवा के पठार में, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा अगर क्षेत्र देखा जाए तो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आपके 5 जो हैं पठार या क्षेत्र आते हैं। चलिए अब देखते हैं सतपुड़ा नर्मदा सोन घाटी में। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में के अंतर्गत जो है आपका मैकाल पर्वत श्रेणियां आती हैं, जिन्हें जो राजपीपला, मैकाल, महादेव पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। तो कितने भागों में से बांटा गया है? इसको भी जो है आप 3 भागों में इसको बांट कर देख सकते हैं, जिसमें आपका राजपीपला है। आपका क्या है? इसका पहला जो है आपका राजपीपला पर्वत श्रेणी आपकी आती है इसके अंतर्गत। और जो दूसरी आपकी आती है महादेव पर्वत श्रेणी आती है। एक महादेव पर्वत श्रेणी जो आपकी है इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है। और तीसरा आता है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल या जिसे आप अमरकंटक के नाम से भी जानते हैं, तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी जो है ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आती है। कहाँ पे आती है? पूर्वी भाग में आती है, पूर्वी भाग में आती है। यानी हमको सतपुड़ा मैकाल जो श्रेणी है उसको 3 भागों में बांटकर देखना है, इनका अध्ययन करेंगे। और आपकी जो महादेव पर्वत श्रेणी है इसी में ही आपकी क्या है? धूपगढ़ चोटी है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र है या सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर है। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि जो धूपगढ़ चोटी है वो कौन से पर्वत श्रेणी में है? तो अगर पूरा पर्वत श्रेणी पूछे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है, और अगर महादेव पर्वत श्रेणी दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन होगा महादेव पर्वत श्रेणी। ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी में पूछा हुआ है। ये जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि धूपगढ़ चोटी वो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और उसमें ऑप्शन दिए, दोनों दिए रखे थे, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी था और महादेव पर्वत श्रेणी भी था। तो उनने क्या है कि इसको दोनों को सही मान लिया था आयोग ने। तो इसमें दोनों, अगर जिसने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी लगाया था तो उसका भी ऑप्शन उन्होंने सही माना था, और जिसने महादेव पर्वत श्रेणी लगाया था उनको भी ऑप्शन उन्होंने सही माना था। तो हमको ये पढ़ना है। चलिए और आगे हम किस तरीके से देखेंगे। और जो आपका एक तीसरा जो आता है पूर्वी पठार आता है, आपका पूर्वी पठार जो आता है उसके अंतर्गत भी आपको अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पठारों को देखते हैं, जिसमें पठार में आपका जो है मध्य भारत का पठार का देखते हैं सबसे पहले। तो मध्य भारत का पठार कहाँ है आपका? मध्य भारत के पठार की हम पहले भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, और फिर उसके चारों ओर स्थित भूमि क्षेत्र देखेंगे। तो इनको हम जो है पहले देखते हैं। तो इससे पहले मध्य भारत के पठार को पढ़ें एक बार, थोड़ा सा हम लोग मैप को देखते हैं ताकि हम लोगों का जो है थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई मध्य भारत के पठार में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मध्य भारत का पठार आपका है कहाँ पे? तो हम यहाँ देखते हैं, मैप को देखते हैं। ये आपका मैप आपके सामने आ गया है, आपका मैप सामने आ गया है, और आपको जो है देखना है कि मध्य भारत का पठार कहाँ है। तो मध्य भारत का पठार आपका ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला आपका एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये बोला ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है आपका? मध्य भारत का पठार है। ये देखिए लिखा हुआ मध्य भारत का पठार। तो हमको यहाँ से क्या एक आइडिया मिला? आइडिया ये मिला कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में नीमच मंदसौर जिले से लेकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना वाले क्षेत्र को हम मध्य भारत पठार के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर पश्चिम क्षेत्र के भाग को मध्य भारत का पठार कहते हैं। अब चलिए इसके हम लोग क्या करते हैं, इसको भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखते हैं और इसके विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं कि इसकी क्या
आपकी जो है भौगोलिक स्थिति, इसके चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं, और इसकी जलवायु, मृदा, वनस्पति, कृषि, यातायात, उद्योग, हम आदि के बारे में क्रमबद्ध से तरीके से इसका अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार के सभी पठारों को देखेंगे। इन पठारों से क्या होता है कि आपके जो है इन पठारों से जो है आपके एमपीपीएससी में प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। एमपीपीएससी में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। एमपीपीएससी में आपका क्या है, भी प्रश्न आते हैं, और आपके जो है एमपी जो है पीवी जिसे आप लोग बोलते हैं में भी प्रश्न आते हैं। एमपीपीएससी में तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पठारों को एमपीपीएससी की दृष्टि से देखें तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनमें प्री में सवाल बनते हैं और मेंस में तो इनके 4 5 या 11 नंबर में सीधे प्रश्न लिखने के लिए आ जाते हैं। 3 नंबर में भी लिखने के लिए आता है कि उन्होंने कहा कि मध्य भारत का भौगोलिक स्थिति बताइए, तो ये 3 नंबर में आ जाएगा आपका, 3 नंबर में आ जाएगा। 5 नंबर में होगा तो उसकी विशेषताएं आ जाएंगी, या 11 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा मध्य भारत के पठार की जो है विशेषताओं का वर्णन करिए, या मध्य भारत के पठार का वर्णन करिए, तो ये 11 नंबर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एमपीपीएससी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो वहाँ पहले देखते हैं कि इसकी क्या मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो क्या है, आपकी मध्य भारत की पठार की भौगोलिक स्थिति वो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितनी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में है 7450 से 7910 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भौगोलिक स्थिति। अब देखते हैं इसके चारों ओर स्थित भूमि क्षेत्र। मध्य भारत का जो आपका पठार है उसकी क्या है, आपको चारों ओर कौन कौन सी भूमि स्थित है, तो इसके दक्षिण में आपका मालवा है। देखिए इसके चारों ओर कौन सी, अगर हम लोग पीछे चलें और मैप को देखें, क्या करें, हम लोग पीछे चलें और मैप को देखें, ये देखिए आपका मैप है और ये आपका मध्य भारत का पठार है। तो क्या कह रहा है, इसके चारों ओर स्थित, दक्षिण में मालवा स्थित है। ये आपका देखिए क्या है, दक्षिण में जो आपका मालवा स्थित है, ये देखिए आपका दक्षिण में इसके क्या, मध्य भारत के दक्षिण में मालवा स्थित है। पूर्व में आपका क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। पूर्व में आपका जो बुंदेलखंड का पठार है। उत्तर में क्या है कि जो यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, इधर आपकी यमुना नदी बहती है यूपी से होते हुए, तो यहाँ क्या है कि यमुना का जो है, यमुना का आपका क्या है, यहाँ क्या है आपका यमुना का मैदानी क्षेत्र आता है। यमुना का मैदानी क्षेत्र आता है, आपका मैदानी क्षेत्र है। पश्चिम में क्या है, यहाँ राजस्थान का क्षेत्र आता है, आपका राजस्थान क्षेत्र है। तो इसके वो चारों ओर की स्थिति क्या हो गई, अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा और आप भूल नहीं पाएंगे। तो इसके मध्य भारत के पठार में पश्चिम में क्या है, राजस्थान है। दक्षिण में मालवा का पठार है। उत्तर में कोई पूछेगा उत्तर में क्या है, तो यमुना का मैदानी क्षेत्र। पूर्व में बुंदेलखंड का पठार के मध्य जो है मध्य भारत का पठार स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके अगर आप इसको याद रखेंगे लंबे समय तक तो आपको भूलने में आसानी नहीं होगी, और जब सवाल आएंगे तो इसे हल करने में आसानी होगी। तो हमने देखा कि इसके दक्षिण में मालवा का पठार है, उत्तर में यमुना के मैदान है, पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में क्या है आपका राजस्थान है। हमने इसको मैप के माध्यम से देखा हुआ है, थोड़ा सा समझने का आप लोगों ने प्रयास किया होगा। अब आता है इसका कि प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। मध्य भारत के पठार के क्षेत्र में कौन कौन से शहर हैं, तो आपके आते हैं मंदसौर है, नीमच है, आगर मालवा, राजगढ़ है, गुना है, शिवपुरी है, शिवपुर है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, यानी इन क्षेत्रों के मध्य भारत के पठार कहा जाता है। अब इसकी पढ़ते हैं जलवायु। क्या जलवायु, तो मध्य भारत के पठार की जलवायु क्या है आपको देखनी है। तो ये एक महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। अब इसकी औसत वर्षा कितनी है, तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसकी औसत वर्षा है। इसका सबसे कम तापमान कितना होता है, जैसे आप गर्मी ठंडियों के समय महसूस करते हैं, तो इसका औसत कम तापमान जो है 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जो आपका आपका जनवरी में या दिसंबर में रहता है तापमान कितना, 15 से 18 डिग्री। और
और इसकी औसत जो वर्षा है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर से कम है। इस क्षेत्र की वर्षा कितनी है, 75 सेंटीमीटर से कम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि मध्य भारत के पठार की मिट्टी देखते हैं। तो मिट्टी क्या है, यहाँ की अधिकांश मिट्टी क्या है, जलोढ़ मृदा की है। मध्य भारत के पठार में आपको पता है कि चंबल, पार्वती और उसकी सहायक नदियां जो बहती हैं, उनके द्वारा बहाकर लाए गए जो है मृदा के कण होते हैं, उन्हें हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और यहाँ पर किस प्रकार की अधिकांश मृदा पाई जाती है, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और ये क्या होती है कि जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे अधिक जो है उपजाऊ होती है। क्या होती है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। अब देखते हैं यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे वनों को देखें तो जो यहाँ का आपको जो मध्य भारत का क्षेत्रफल कुल कितना था, 10.68% के आसपास था। इसमें से लगभग 20 से 27% तक, यानी इतने क्षेत्रफल में से लगभग 20 से 27% भूभाग पर क्या है, वन पाए जाते हैं। क्या है, वन पाए जाते हैं। अब इसमें पेड़ पौधे कौन से होते हैं, आपका शीशम, सागौन, नीम, पीपल, खैर, बबूल आदि पेड़ पाए जाते हैं। चलिए यहाँ खनिज देखते हैं, खनिज कौन से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। खनिज में आप चीनी मिट्टी, चूना पत्थर तथा इमारती पत्थर आदि पाए जाते हैं। क्या है इसमें, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कृषि में देखते हैं, कृषि क्या है इसका, तो कृषि में जो आपका है, कृषि के लिए जो में देखते हैं कि यहाँ से कृषि जब अपन करते हैं तो उसके सिंचाई के क्या साधन है। मध्य भारत में कृषि करने के लिए सिंचाई के क्या साधन है, तो सिंचाई में आपका नहर, कुआं आदि के माध्यम से सिंचाई की जाती है। आप जानते हैं कि बिना सिंचाई की खेती नहीं की जा सकती है। तो यहाँ सिंचाई के साधन क्या है, आपके नहर एवं कुआं है। अब जब कृषि की बात होती है तो यहाँ ये होता है कि फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं। प्रमुख फसलें कौन सी हैं आपकी यहाँ की, गेहूं आपका है, ज्वार आपका है, बाजरा, मक्का, धान, तिल, अलसी, गन्ना आदि, आलू आदि की फसलें पाई जाती हैं। अब यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि यहाँ की नदियां के बारे में जानते हैं कि नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ की नदियां जो आपकी हैं, नदियां आपकी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर नदियां बहती है आपकी, सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। चंबल नदी है, पे काली, सिंध, पार्वती आदि नदियां बहती हैं। और ये चंबल की ही सहायक नदियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने इनकी नदियां देखी, अब हम क्या देखते हैं, तो मध्य भारत के पठार का जनसंख्या घनत्व देखते हैं। जनसंख्या क्या यहाँ की क्या है, तो मध्य भारत के पठार की जो जनसंख्या है वो अधिकांश जनसंख्या क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आप सभी जानते हैं कि भारत की हो या मध्य प्रदेश की हो, अधिकांश आज भी जनसंख्या कहाँ रहती है, लगभग 70% के आसपास भारत में ग्राम जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है कि लगभग 70% से अधिक जनसंख्या कहाँ पर रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो मध्य भारत के पठार की भी जनसंख्या कहाँ पर रहती है, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका है 110 से 272 किलो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। कितना, 110 से 272। यहाँ थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि जैसे आपका मान के चलिए कोई 1 किलोमीटर है, क्या 1 किलोमीटर है, इस 1 किलोमीटर में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या होती है। यानी यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर में 100 व्यक्ति रहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व होगा, यहाँ अगर 100 व्यक्ति रहते तो यहाँ का जो घनत्व होगा जनसंख्या, वो क्या हो जाएगा, 100 व्यक्ति प्रति 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा घनत्व हमने समझा। अब यहाँ का देखते हैं कि मध्य भारत में जो है उद्योग कौन कौन से लगे हुए हैं। तो उसमें उद्योग में जो है आपका यहाँ का सबसे, अगर उद्योगों में देखा जाए तो मध्य भारत का सबसे प्रमुख उद्योग जो है वो है कुटीर उद्योग। क्या है, कुटीर उद्योग है। तो कुटीर उद्योग क्या होते हैं कि जब लोग अपने 2 या 4 लोग या सिंगल लोग अपने घरों में या कहीं आसपास में बैठकर जो छोटे छोटे खिलौने, कहीं लकड़ी के वस्तुएं आदि बनाते हैं या तो उनको क्या कहते हैं, हम कुटीर उद्योग कहते हैं।
डबरा में, ग्वालियर एवं कैलारस में, आपका यहाँ कैलारस मुरैना में चीनी के कारखाने पाए जाते हैं। क्या है कि डबरा आप जानते हैं ग्वालियर के पास है, कोलारस जो है आपका मुरैना में, यहाँ चीनी के कारखाने पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी से जो है क्या वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? डबरा ग्वालियर और कोलारस मुरैना में। खैर की लकड़ी से कत्था बनाने के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? बानमोर में। ये आपका एमपीपीएससी में भी प्रश्न आ चुका है कि खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना मुरैना बानमोर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? मुरैना में है। तो यहाँ से इसलिए उद्योग हम लाए हैं कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उद्योगों से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं, कहाँ पे कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न आए हुए हैं। तो उसी प्रकार से हम लाए हैं आपके लिए कि प्रश्नों को अधिक से अधिक हम हल कर सके। तो देखिए बानमोर कहाँ पर है? आपका मुरैना में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? खैर की लकड़ी से कत्था बनाने के काम आता है। किसके? कत्था बनाने के काम आता है, इसलिए प्रसिद्ध है। और कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना है आपका कहाँ पे है? ग्वालियर में है। अभी ये प्रश्न आया नहीं है लेकिन आ सकता है कि कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपको दे देगा, ग्वालियर दे देगा, भिंड, मुरैना, शिवपुरी में से कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर में है। अब यहाँ की थोड़ी सी यातायात व्यवस्था भी देख लेते हैं कि यहाँ की जो है आपकी यातायात व्यवस्था क्या है मध्य भारत की पठार की। तो यातायात में अपन देखते हैं कि यहाँ ग्वालियर, जो मुरैना, भिंड जिले जो है रेल और सड़क दोनों से जुड़े हुए हैं। यानी ग्वालियर, मुरैना, भिंड क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों से भी जुड़े हुए हैं और रेलवे नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बीहड़ बहुत है। आपने सुना होगा कि चंबल नदी जो है बहुत अपरदन करती है, गहरे गड्ढे, खाई का निर्माण करती है, जिन्हें हम बीहड़ कहते हैं। अब हाल की मध्य प्रदेश सरकार वहां पे क्या समतलीकरण का कार्यक्रम योजना चला रही है, और जिसके माध्यम से जो है बेड़ों को समतल किया जा रहा है भूमि को, और वहां पर कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है। तो क्या है कि बीहड़ में यातायात सुगम नहीं है, और वहां पर सुगम के कार्य किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो हमने यहाँ की यातायात व्यवस्था देखी मध्य भारत के पठार की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारा यहाँ मध्य भारत का पठार कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन कल करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे अन्य जो बचे हुए पठार हैं, जिसमें आपका बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है। इनको हम जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।